बड़ी खबर आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कल सीसी की बैठक हुई और इसमें नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। राजस्थान में 10 सीटें अभी बाकी हैं जिन पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जाना है और कहा जा रहा है कि कल जब सीसी की बैठक हुई तो इन 10 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। इन्हें लेकर मंथन किया गया। जब राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में शामिल हुए, सीपी जोशी भी वहां पर मौजूद रहे और मंत्रणा की गई कि आखिर किन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि 10 सीटें अभी बाकी हैं जिन्हें लेकर उम्मीदवारों का ऐलान करना है। 10 में से 8 सीटों पर बताया जा रहा है कि सीसी में सहमति बन गई है। 2 सीटों पर आला कमान पर फैसला छोड़ दिया गया है। दौसा और करौली धौलपुर सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में केवल 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जबकि नागौर सीट हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के लिए गठबंधन में छोड़ी गई है। करौली धौलपुर सीट से पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को और जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस अब तक 3 बार 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि 2 सीट गठबंधन में छोड़ी गई है। अब 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा का ऐलान का अभी इंतजार किया जा रहा है और इससे पहले सीकर सीट सीपीएम के लिए गठबंधन में छोड़ दी गई है। तो अब नागौर सीट आरएलपी के लिए छोड़ी गई है। कांग्रेस की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन कुछ सीट अभी और भी बाकी हैं जहां पर प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है और इसे लेकर चिंतन और मंथन का सिलसिला भी जारी है। 6 सीटों पर अभी कांग्रेस को उम्मीदवारों का ऐलान करना है। तो कांग्रेस अब तक 3 बार में 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं और ऐसे में अभी कुछ और सीटें बाकी हैं। 6 सीटों पर अभी कांग्रेस को चिंतन और मंथन करना है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। उनके सामने किन्हें उतारा जाए, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, बीजेपी में पूर्व वायुसेना प्रमुख शामिल हो गए हैं। आरकेएस भदौरिया ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए। गाजियाबाद से बताया जा रहा है कि बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में भी उतार सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भदौरिया को गाजियाबाद से टिकट दिया जा सकता है। तस्वीरें आपको दिखा रहा है मुस्कुराते हुए भदौरिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जो देश का भला कर रही है, इसीलिए मैंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। उनकी अध्यक्षता में सदस्यता कार्यक्रम जहां पर कई बड़े नेता ने बीजेपी ज्वाइन किया। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यूपी के 16 सीटों पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। तो अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तारीख धीरे धीरे करते हुए नजदीक आते चले जा रहे हैं और इसी को लेकर एक एक कर जो सभी अलग अलग पार्टीज हैं वो अब अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। और इसी क्रम में बीएसपी ने भी अपने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से कुल 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कुल 80 सीटें लोकसभा के उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक एक कर तमाम जो पार्टीज हैं अलग अलग वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। तो तस्वीर लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से कौन कौन से वो उम्मीदवार वो आपको ग्राफिक्स के जरिए और लिस्ट के जरिए बता रहे हैं। सहारनपुर से माजिद अली और कैराना से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर से श्रीदारा सिंह प्रजापति और बिजनौर से विजेंद्र सिंह, और कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। ममता भूपेश ने कहा कि रामनवमी आने वाली है और वनवास तो सिर्फ
14 वर्ष का ही था, लेकिन दौसा में कांग्रेस को 15 वर्ष का वनवास हो गया। अब इस वनवास को तोड़ना है। ऐसे में पार्टी आलाकमान जिसे भी टिकट देकर भेजे उसे ही जी जान से जिताना है। साथ ही कहा कि कार्यकर्ता दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जिनके मन में वफादारी होती है, वो रामचंद्र होते हैं और अपने आप को भगवान राम के वंशज मान सकते हैं, और दूसरे कार्यकर्ता वो होते हैं जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी होती है। नवमी भी आने वाली है बहुत जल्दी। वनवास तो 14 वर्ष का था, अपने यहाँ तो कांग्रेस को लोकसभा में 15 वर्ष का वनवास हो गया। इसलिए आप सब लोग कमर कस लीजिए कि इस वनवास को तोड़ना है और हमें हमारे प्रत्याशी को, जो हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, जिसको भी तिलक लगा के हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बना के भेजेंगे, हमको उसके गले में माला पहना के उसको भारी बहुमत से यहां से जिता के एक बार राजस्थान के अंदर दिखाना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता दौसा लोकसभा क्षेत्र का बहुत सक्रिय है। तो दौसा में कांग्रेस का वनवास खत्म करना है, ये बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि कांग्रेस का वनवास अब खत्म करना है, चूंकि 15 साल हो गए हैं और हम भगवान राम के वंशज हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली ही भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साधा गया है। और लोकसभा चुनाव के लिए जारी सियासी जंग के बीच कांग्रेस लगातार बैंक अकाउंट फ्रीज करने का मुद्दा उठाए हुए है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी करप्शन पर बड़ी कार्रवाई बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते सीज किए जाने के मसले पर कांग्रेस आग बबूला है। खाते फ्रीज होने के बाद कांग्रेस में हड़कंप के हालात हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। खाता फ्रीज करना सत्ताधारी दल का खतरनाक खेल है। बीजेपी ने खुद हजारों करोड़ भर लिए और हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। खाते सीज किए जाने पर भड़की कांग्रेस। अगर किसी के बैंक खाते फ्रीज हो जाए तो कैसे व्यापार कर सकता है, कैसे वो परिवार चला सकता है। 0.7% गड़बड़ी के लिए 106% पेनल्टी। 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन। साजिशन, बैंक अकाउंट किया फ्रीज। वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके। आयकर से छूट तो खाता क्यों फ्रीज? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह आयकर विभाग ने कांग्रेस के खाते सीज किए हैं, उससे पार्टी के अंदर हड़कंप मचा है। कांग्रेस आयकर विभाग की इस कार्रवाई के लिए बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने खाते सीज करने के मसले पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। On the one hand, there is the electoral bond issue, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स साफ, इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र।
प्रदेश कांग्रेस नेता भी आयकर विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के फ्रीज बैंक खातों से 115 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये कार्रवाई कांग्रेस को कमजोर करने के लिए की जा रही है। उन्होंने गठबंधन के साथियों को भी परेशान करने का आरोप लगाया है। बैंक अकाउंट सील कर दिए, कांग्रेस पार्टी की नेशनल पार्टी है और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। सब कानून का सेक्शन होता है इनकम टैक्स के अंदर भी। उसके अंदर कल आप देखा होगा जो हरे माकंडी ने बात कही, तो वही जो धाराएं हैं उसके अंदर 10,000 रुपए के पैनल लग सकते हैं। नेशनल पार्टी कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके, और ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना। क्या जो स्थिति देश के अंदर है, किस प्रकार से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कोई ताकतवर है उसको कमजोर करने की साजिश की जाती है। चलते चुनाव के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, पहले चरण का चुनाव का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, आप हमारे खाते सील कर रहे हैं। किस प्रकार से हम कैंडिडेटों की मदद करेंगे, किस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं बीजेपी इस कार्रवाई को सबसे बड़े भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला है। अगुस्ता वेस्टलैंड से जेड तक अगर हम चले जाएंगे तो जो रकम उस कोठी के अंदर रखी हुई है, एक इलेक्शन नहीं पूरे विश्व के इलेक्शन को फंड करने के लिए यथेष्ट है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब राजनीतिक दलों को आयकर से छूट है तो कांग्रेस का खाता फ्रीज क्यों किया गया। दरअसल कांग्रेस के खाते फ्रीज करने की कार्रवाई 14,40,000 रुपए कैश के रूप में जमा किए गए चंदे के लिए की गई है। यह पूरा मामला 2018-2019 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ है। 31 दिसंबर 2019 तक अकाउंट से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी। उस समय 40-45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया गया था। 2018-19 चुनावी साल में कांग्रेस ने 14,40,000 रुपए कैश में जमा किया था। कैश में पैसा लेने के कारण आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है। फिलहाल चुनाव से पहले आईटी द्वारा कांग्रेस के खाते फ्रीज करने को लेकर जुबानी जंग चल रही है और कांग्रेस खुद के पास कैंपेन करने का भी पैसा ना होने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार के और भी खुलासे होने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।